अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। देखिए आज है 20 जून और आज की वीडियो में 20 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए आज के जितने भी करंट अफेयर हैं ये सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व सीकल सेल जागरूकता दिवस जिसको अंग्रेजी में हम वर्ल्ड सीकल सेल अवेयरनेस डे कहते हैं ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व सीकल सेल जागरूकता दिवस को हम 19 जून को हर साल मनाते हैं। देखिए जो आपका सीकल सेल है क्या, ये एक बीमारी है जिसको सीकल सेल एनीमिया कहते हैं। और देखिए जिस व्यक्ति को सीकल सेल एनीमिया हो जाता है उसके पास पर्याप्त स्वस्थ आरबीसी जिसको लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं ये नहीं होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती है। आपको पता होगा कि आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है पूरे बॉडी में, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे बॉडी में। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 22 दिसंबर 2008 को सीकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव को अपनाया था। और इस बीमारी को थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि देखिए ये करंट अफेयर के साथ साथ बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, साइंस से जुड़ा हुआ है और एक नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो आपका सीकल सेल एनीमिया होता है ये एक आनुवंशिक रोग है। इसको नोट कर लीजिएगा कि सीकल सेल एनीमिया क्या है, ये एक आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं जिसको लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तो ये जो है गोलाकार के बजाय दरांती हो जाती है यानी कि सीकल के आकार की हो जाती हैं। देखिए नॉर्मली आपका जो आरबीसी होता है कुछ इस प्रकार का शेप में होता है, लेकिन जिसको सीकल सेल एनीमिया हो जाती है उसमें उनका आरबीसी कुछ इस प्रकार का दिखता है यानी कि सीकल के आकार का हो जाता है। तो इसीलिए इस बीमारी को सीकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिजीज है यानी कि आनुवंशिक बीमारी है, उसको जरूर याद रखिएगा। देखिए इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। और इस रोग के लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस रोग का यानी कि जिसको भी सीकल सेल एनीमिया होगा उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, कमजोर प्रतिरक्षण क्षमता होगी यानी कि इम्यून सिस्टम जो होगा वो काफ़ी कमजोर होगा। कोई बीमारी होगी तो बहुत लंबे समय तक टिकी रहेगी बीमारी। और बार बार संक्रमण होगा यानी कि किसी भी बीमारी का संक्रमण बार बार हो जाएगा। शरीर में कम विकास होगा यानी कि शरीर जो है अविकसित रहेगा। और देखने में कठिनाई होगी यानी कि जो आँखों की रोशनी है तो उसमें जो है थोड़ा सा कमी हो जाएगी। देखिए आँखों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब हीमोग्लोबिन से आँखों तक ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं तो आँखों को कैसे दिखेगा। हाथ और पैर में सूजन, ठीक है, हाथ और पैर में सूजन हो जाएगा। तो ये सभी लक्षण किसके हैं, सीकल सेल एनीमिया के। नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपके। और इसको जरूर याद रखिएगा कि सीकल सेल एनीमिया क्या है, एक आनुवंशिक रोग है यानी कि जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक मतलब हो गया कि ये माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफर होता है। दूसरा प्रश्न है कि 10 जून 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.59 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ कितना हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में 10 जून 2022 को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उस दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.59 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 596.46 अरब डॉलर हो गया है। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें चार चीज़ों को प्लस करते हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा संपत्ति कितना है, गोल्ड रिजर्व कितना है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ जो हमारा एसडीआर है ये कितना है, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ रिजर्व की स्थिति क्या है। तो ये चारों अमाउंट होता है इसको हम प्लस करते हैं और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमें जो टोटल अमाउंट प्राप्त होता है वो हमारा वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार होता है। तो वर्तमान में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कितना है, 596.46 अरब डॉलर है। ये आंकड़ा 10 जून 2022 को पब्लिश हुआ था, नोट कर लीजिएगा। और देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। और देखिए एक देश बहुत चर्चा में है वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर, ये देश आपका है श्रीलंका। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये आपका बहुत कम हो गया है, उसको विदेशी मुद्रा भंडार मिल ही नहीं पा रहा है, इसीलिए जो है वहाँ पे क्राइसिस चल रही है। वहाँ पे इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई है, मुद्रास्फीति की स्थिति हो गई है, ठीक है।
यानी कि उसके जो वहाँ का जो करेंसी है उसका वैल्यू बहुत कम हो गया है। जो चीज़ पहले 1 रुपये में 1 किलो मिलती थी, अब वो जो है 500 रुपये में 1 किलो मिल रही है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वहाँ के पैसे की जो है कम हो गई है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2022 में एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक का मेजबान था? तो देखिए इस बार भारत जो है ये एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का जो है बैठक का मेजबान देश था। और इस बैठक का उद्देश्य क्या था? देखिए हाल ही में जो एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खतरों सहित सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना था। और देखिए हाल ही में चीन, पाकिस्तान और संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में इस बैठक में भाग लिया था। आपको बता दूं जो संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय आपका है चीन के बीजिंग में। और इसका मुख्यालय मुझे लगता है कि अब तक भारत में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी में पूछा गया है। तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका है चीन के बीजिंग में, ठीक है। और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। और इसके स्थायी सदस्य कौन से हैं? देखिए संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य हैं इनमें आपका पहला नाम चीन का है, फिर भारत है, फिर कजाकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, फिर रसिया है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन जिसका नाम है विवा टेक, विवा टेक में किस देश को वर्ष के देश यानी कि कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? देखिए भारत के लिए बहुत ही सम्मान की बात है और आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। देखिए जो आपका विवा टेक था जो कि यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन था, इसमें भारत को जो है वर्ष का देश यानी कि कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। और देखिए आपको बता दूं जो आपका विवा टेक था इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और आपको बता दूं इसमें जो है जो आपका विवा टेक था इसमें जो भारतीय प्रदर्शनी थी, ठीक है, तो इसके इंडिया पवेलियन का उद्घाटन भी इन्होंने किया था। किसने? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और इस सम्मेलन में भारत के लगभग 65 स्टार्टअप ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा विवाटेक जो कि यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन था, इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की? तो देखिए 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट को जारी किया है यूएनएचसीआर ने। यूएनएचसीआर का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। याद रखिएगा यूएनएचसीआर का मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। देखिए जो आपका ये रिपोर्ट है 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अब 10 करोड़ लोग अपने घर से भागने को मजबूर हो गए हैं। और देखिए जो आपका यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, तो इसने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक की अन्य आपात स्थितियों को प्रमुख कारणों को जो है इस रिपोर्ट में उजागर किया गया है। तो ये था आपका 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जिसको यूएनएचसीआर ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज ने जारी किया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो देखिए 2022 का जो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन था यानी कि इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट था, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और आपको बता दूं अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन यानी कि इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया था। और देखिए इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप का उद्घाटन करते हुए इन्होंने कहा कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना आवश्यक है। यानी कि वैकल्पिक ईंधन जैसे हो गया बायोफ्यूल हो गया आपका, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने किस देश के भौतिक विज्ञानी जिनका नाम था स्टेफानिया मारेचिनानू
स्टेफानिया मारे चिनानू का जो है 140वां जन्मदिन डूडल के साथ मनाया। देखिए गूगल क्या करता है, जो विश्व की महान हस्तियां होती हैं उनके जन्मदिन पर जो है उनका एक डूडल बनाकर जो है उनको सम्मानित करता है। ठीक है, डूडल मतलब जब जो सर्च इंजन का ऐसे बॉक्स बना होता है, ऊपर गूगल लिखा होता है, वहीं किनारे इनकी फ़ोटो वगैरह लगा देता है, तो उसको डूडल बोलते हैं। तो अभी हाल ही में जो रोमानिया की एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थी जिनका नाम है स्टेफानिया मारे चिनानू, इनका 140वां जन्मदिन डूडल के साथ मनाया गया। देखिए जो आपकी स्टेफानिया मारे चिनानू हैं, ये रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज और अनुसंधान में अग्रणी महिलाओं में से एक थी। तो याद रखिएगा स्टेफानिया मारे चिनानू जो है ये किस देश से बिलोंग करती हैं, रोमानिया से। और अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन भारत में होगा। याद रखिएगा भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा और सेमीफाइनल मैच की मेजबानी जो है ये गोवा और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मतलब गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जबकि जो फाइनल मैच होगा 2022 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का, तो ये नवी मुंबई के डी पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। और आपको बता दूं जो आपका फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 होगा, ठीक है, तो ये भारत में जो है 3 मेजबान राज्यों गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच साझा किया जाएगा। यानी कि जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 होगा, तो ये भारत में जो है गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र में 3 जगहों पर आयोजित होगा, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब कुछ मैच जो है गोवा में खेले जाएंगे, कुछ उड़ीसा में, कुछ महाराष्ट्र में। और आपको बता दूं ये 11 अक्टूबर 2022 को शुरू होगा और 30 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगा। टोटल 16 टीमें इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगी, इसको याद रखिएगा। और देखिए अगला प्रश्न कि पश्चिम एशिया क्वाड वार्ता में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए जो पश्चिम एशिया क्वाड वार्ता है यानी कि वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग है, इसमें जो है अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, ये 4 देश पार्टिसिपेट करेंगे। इन 4 देशों का एक नया संगठन बना है पश्चिम एशिया क्वाड वार्ता यानी कि वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग। और देखिए जो पश्चिम एशिया क्वाड डायलॉग है इसको I2U2 नाम दिया गया है। I2 मतलब हो गया 2 देश ऐसे हैं जिनका नाम I से स्टार्ट होगा। U2 का मतलब हो गया 2 देश ऐसे हैं जिनका नाम U से स्टार्ट होता है। तो I2 मतलब हो गया इंडिया और इजराइल, ठीक है, और U2 का मतलब हो गया USA और यूनाइटेड अरब अमीरात। याद रखिएगा इसको कि भारत और इजराइल के लिए I2 शब्द यूज किया गया है और US और UAE के लिए U2 शब्द का यूज किया गया है। अब देखिए एग्जाम में कुछ और भी पूछा सकता है कि I2U2 क्या है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा I2U2 क्या है, तो I2U2 जो है ये पश्चिम एशिया क्वाड वार्ता का एक अन्य नाम है और इस वार्ता में 4 देश शामिल होंगे, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। देखिए इसका उद्घाटन अक्टूबर 2021 में अमेरिका के सचिव एंटनी ब्लिंकन के द्वारा किया गया था और ये अब आगे बढ़ रहा है। अब इसकी वार्ता आयोजित की जाएगी, इसमें चारों देश के जो है जो चीफ लीडर हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया। तो देखिए जो केरला है, केरला ने एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पूरी दुनिया नहीं, एशिया की बात हो रही है, तो एशिया में पहला स्थान हासिल किया है। और देखिए इस रिपोर्ट में केरल में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। और ये रिपोर्ट जो है ये केरल स्टार्टअप मिशन के द्वारा इसे स्टार्टअप पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए उठाए गए रचनात्मक कदमों को मान्यता देती है। आपको बता दूं अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में केरल को चौथे स्थान पर रखा गया है। और देखिए बेंगलुरु को वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सूचकांक में 22वें स्थान पर रखा गया है क्योंकि इसकी बाजार पहुंच में बड़े सुधार हुए हैं। और देखिए जो आपका दिल्ली शहर है, ठीक है, तो दिल्ली 11 पायदान ऊपर 26वें नंबर पर पहुंच गई है, जबकि मुंबई 36वें नंबर पर है एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। और नंबर 1 पे कौन है पूरे एशिया में, केरल जो है ये एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में नंबर 1 है यानी कि पहले स्थान पर है। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे जिसका उत्तर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो उसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया गया, बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया, आंसर बताइए। अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा है कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, नाम बताइए इनका। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर मिलेगा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। तो ये तिथि आपकी है मार्च 2022, मार्च 2023। देखिए मार्च 2023 में 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी, इसलिए आपको अगर फ़ोन लेना है तो 5G फ़ोन लीजिए, ताकि आपका मार्च 2023 के बाद भी ये फ़ोन काम करे। और अगला था कि हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और तीसरा था कि संयुक्त राष्ट्र हर साल की स्थिति को किस दिन को जो है मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है। तो देखिए ये ये तिथि आपकी है 17 जून। और चौथा था कि किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। और पांचवा था कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। तो देखिए ये आपका श्रीनगर में होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।